हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सबहेड और सबवर्क को पढ़ा है। इस लेक्चर में हम लोग और भी जो जनरल टर्म्स एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हमें देखने को मिलता है उसको चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे अगर जो आज का हमारा जो सबसे पहला टर्म्स है उसकी बात करें तो वो है प्रोविजनल सम। क्या होता है प्रोविजनल सम? ये क्या होता है ना कि आपको एस्टिमेट में प्रोवाइडेड रहता है। इट इज प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट। ये आपको एस्टिमेट में ही मिलेगा फॉर एनी स्पेशल टास्क। ये जो प्रोविजनल सम है, सम मीन्स अमाउंट, ये जो एस्टिमेट में आपको जो अमाउंट मतलब कोई काम के लिए मिला होगा तो ये जो है ना आपको एस्टिमेट में मिलेगा, लेकिन किस काम के लिए मिला है रुपए ये आपको नहीं लिखा रहता है एस्टिमेट में। तो जब आप कोई काम करते हो, जब आप कोई स्पेशल टास्क वगैरह आपको करना है, तब आप क्या करो ना कि प्रोविजनल सम में से आप अमाउंट निकाल लो, फिर आप वो काम कर लो। तो जो स्पेशल टास्क है वो हो सकता है एंटी टर्माइट। जैसे आप अगर जो वुड वर्क वगैरह है तो उसमें टर्माइट घून लग जाता है, एक कीड़ा होता है बेसिकली, ये इंसेक्ट है टर्माइट। तो टर्माइट की वजह से लकड़ी वगैरह खराब हो जाता है, तो एंटी टर्माइट वगैरह हम लोग यूज करते हैं। और एंड सब सॉइल वाटर ट्रीटमेंट इन बेसमेंट। बेसमेंट में जो है सब सॉइल का जो वाटर वगैरह है उसका ट्रीटमेंट के लिए भी जो खर्चा आएगा वो आप प्रोविजनल सम में से निकाल लो और वहां पे आप खर्च कर लो। ये आपको एस्टिमेट में रहेगा। दूसरा अगर जब बात करें टर्म्स की तो वो है हमारा कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। कोई काम आप स्टार्ट किए, आज जैसे काम स्टार्ट किए, एक साल बाद आपका काम खत्म हो गया, 365 डेज में आपका काम खत्म हो गया, तो क्या होगा ना कि जो भी पैसा आपने पहला दिन से लेके 365 दिन लास्ट का एक साल के लास्ट में जितना रुपए आपने टोटल खर्च किया वो आपका हो जाएगा कैपिटल कॉस्ट। आपने जो भी वर्क के लिए, स्कीम के लिए जो भी पैसे आपने खर्च किए हैं वो आपका कैपिटल कॉस्ट हो जाएगा। अगर जब बात करें तीसरा जो हमारा टर्म्स है वो है हमारा मटेरियल स्टेटमेंट। तो मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है ना कि ये एक टाइप का फॉर्म होता है जो आपको बताएगा कि किस टाइप का आपको मटेरियल वगैरह लगा है, क्या क्वांटिटी रही है उसकी। तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट शीट। और मटेरियल शीट में आपको जो है ऐसा नहीं है कि उसमें घबरा जाइएगा, एब्स्ट्रैक्ट शीट है ही तो फिर हमको मटेरियल स्टेटमेंट क्यों दें हम किसी चीज का। इसमें क्या होगा ना कि एब्स्ट्रैक्ट शीट में आपको शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है, टाइप वगैरह उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं दिया रहेगा, उसमें आपको रुपए वगैरह सारा चीज, उसमें रेट वगैरह सब चीज आ जाता है। लेकिन इसमें मटेरियल स्टेटमेंट में क्या होगा ना कि आपको क्वांटिटीज रहेगा, सिर्फ वेरियस जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका यूज ड्यूरिंग द कंप्लीटेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी आप वेरियस बिल्डिंग मटेरियल यूज किए हैं उसका जो क्वांटिटी है उसके बारे में बताता है हमें मटेरियल स्टेटमेंट। ये एक टाइप का फॉर्म होता है। उसके बाद आता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। कभी कभार क्या होता है ना कि आप काम कर रहे हो, तो अभी आप जैसे कॉलेज वगैरह में भी देखते होंगे कि गेस्ट फैकल्टीज रहते हैं, तो गेस्ट फैकल्टी को आपको रुपए कैसे देते हैं? आपके जो प्रिंसिपल सर हैं या सरकार है उसको कैसे पैसा देती है? वो पैसा ना उनके वर्किंग आवर्स पे डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा उनका पेमेंट होता है। 1 घंटे का अगर 800 रुपए ले रहे हैं तो 2 घंटे पढ़ाएंगे एक दिन में तो उनका 1600 का बिल बनेगा। तो उसी टाइप से होता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। इसमें क्या होता है ना कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिग प्रोजेक्ट, मान लो आप कोई बिग प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है ना, समटाइम्स वी नीड सम स्किल्ड सुपरवाइजर। काम को चलाने के लिए या उसको सुपरवाइज करने के लिए आपको कोई बहुत हाईली स्किल्ड सुपरवाइजर की जरूरत पड़ जाती है, या काम के दौरान आपको कोई मुंशी रखना है तो मुंशी की जरूरत पड़ गई, या चोरी वगैरह बचाने के लिए आपको कोई चौकीदार लगा देते हैं उसको आपके वर्किंग एरिया में, आपके प्लान में, साइड प्लान में। तो फिर क्या होगा ना कि ये आपको जो है जो पैसा आप इन सबों को दोगे, काम पे रखे हो तो पैसा जाहिर सी बात है आपको देना होगा। तो जब आप पैसा देते हो ना तो फिर आप पैसा इनको कहां से निकाल के दोगे? तो इसका एक सेक्शन जो है आपके एस्टिमेट में बना हुआ होगा वो होगा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट से आपको क्या करना है ना कि उस सेक्शन से आपको पैसा निकालना है और फिर आप इन सबों को आप दे सकते हैं। द अमाउंट पेड टू देम इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। मीन्स वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, जितना ज्यादा काम वो करेंगे उतना ज्यादा उनको अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है ये एस्टिमेट का, आप जो एस्टिमेट दोगे तो कितना % हो सकता है एस्टिमेट का? जैसे आपको घर से बोला गया 100 रुपए दे के भेजा गया मार्केट, 100 रुपए में आपको बोला गया कि जो है आपको 5 रुपए का सिर्फ मेडिकल का सामान आपको लेना है, दवाई वगैरह लेना है। तो मीन्स आपने 5% क्या किया, आपने टोटल अमाउंट का
5% सिर्फ और सिर्फ आपने हॉस्पिटल के लिए जो भी दवाई वगैरह है उसके लिए आपने खर्च किया, तो आपका जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट, ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एस्टिमेट में कितना परसेंट अपना हक रखता है, तो वो है इट इज 1/2 मीन्स आपको 1.5 to 2% ऑफ द एस्टिमेट। मीन्स आपका जो है 1.5 से लेके 1.5 से लेके 2% तक का जो आपका क्या होगा ना कि ये एस्टिमेट का होगा। मतलब अगर जो 100 रुपए है तो हो सकता है 1.5 रुपए से लेके 2 रुपए तक का जो है आपका अमाउंट वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे आपको रखना होगा। और उसके बाद बात करें टूल्स एंड प्लांट्स की, तो ये टूल्स एंड प्लांट्स क्या है? टूल्स मतलब होता है मशीन, और ये होता है प्लांट मतलब जो कहीं पे आप वर्क वगैरह कराने जा रहे हो, जैसे आप रोड वगैरह बनाने जाते हो तो क्या होता है ना कि बहुत बार आपको देखे होंगे कि रोड साइड में ना बहुत सारा आपको एक जो आपका अलकतरा वगैरह हो गया या बिटुमिनस सबस्टेंस बनाने के लिए या जो सारे चीज को मटेरियल को इन्वॉल्व कराने के लिए एक प्लान बनता है, एक प्लांट हो जाता है आपका। वो प्लांट से आपको क्या होता है ना कि जो भी मटेरियल है जो आप पैचेज वगैरह फिल अप करना है या रोड बनाना है तो वहां से क्या करते हैं ना कि ट्रक से लेके हम लोग दूसरे जगह आते हैं, फिर वहां पे उसको देते हैं, फिर वहां रोड बनता है। तो वो प्लांट है, वो एरिया आपका जहाँ पे आपका सारा वर्क हो रहा है वो आपका प्लांट है। टूल्स मतलब आपका मशीन हो गया। ये टूल्स एंड प्लांट्स के लिए भी प्रोविजन रहता है कि जब आप वर्क कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हो सकता है आपको प्लांट लगाने के लिए और टूल्स के लिए मशीन वगैरह के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा। तो ये क्या होता है ना कि ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा एस्टिमेट में अलग से दिया रहता है कि एस्टिमेट में इसका इतना इतना परसेंट से आप अमाउंट निकाल लो टूल एंड प्लांट्स। आप जैसे 5% अगर जो लेना था तो कहने का अर्थ है कि 5% से आप ज्यादा उस फंड से आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये टूल्स एंड प्लांट्स से आपको ये कितना परसेंट होगा एस्टिमेट का? तो इट इज 1.5 to 2% ऑफ द एस्टिमेट। मतलब ये भी जो है आपको 1.5 से लेके 2% तक होता है आपका एस्टिमेट का। दिस अमाउंट कैन बी स्पेंट इन परचेजिंग सम मशीन्स। जब आपको मशीन वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो उस टाइम आप इस अमाउंट को परचेज करने में आप यूज कर लो। एंड फॉर द सेटअप ऑफ अ प्लांट, कोई प्लांट वगैरह आप अगर जो सेटअप करने जा रहे हो तो भी आप क्या करो कि इन अमाउंट का, ये टूल्स एंड प्लांट्स के कैटेगरी में जो भी अमाउंट आता है आप उसको निकाल लो वहां से और वहां पे खरीद लो। आपको सेटअप वगैरह में करने में भी पैसा कहाँ से लेना है? तो टूल्स एंड प्लांट्स कैटेगरी से लेना है। उसके बाद अगर जब प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम क्या होता है? देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि आपको कोई बोलता है कि आइए ये काम आपको करना है और ये काम जब आप करोगे ना तो आपको जो है, मैंने नोटिस बोर्ड पे डाल दिया कि इतना लाख का ये काम है, जैसे 5 लाख का काम है। जब आप टेंडर बनाने जाते हो, मतलब टेंडर लेने गए तो एस्टिमेट वगैरह सब चीज बना के देखे तो आपको पता चला कि ये जो काम है ना मैं जो ले रहा हूँ ये जो है वो जो मुझे 5 लाख दे रहे थे उतना का नहीं है, ये 6 लाख का है। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रीमियम। तो उसके कैटेगरी में आपको क्या होता है ना कि बाद में फिर से आपको सरकार जो भी आपको एक्स्ट्रा लग जाता है तो उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। तो द टेंडर्ड परसेंटेज रेट अबव द नोटिफाइड रेट्स इज कॉल्ड प्रीमियम। नोटिफाइड रेट्स अगर जब 5 लाख का था और आपको कोई ने मतलब टेंडर परसेंटेज रेट आपको पता चला वो 6 लाख का है, तो फिर इस केस में आपको क्या करेगा ना कि सरकार आपको पैसा देगी। ठीक, उसके बाद अगर जब रिबेट की बात करें तो रिबेट क्या होता है? प्रीमियम एंड रिबेट एक ही साथ आता है। अगर जब रिबेट की बात करें तो व्हेन टेंडर रेट बिलो द नोटिफाइड रेट्स इज कॉल्ड रिबेट। अब टेंडर रेट है मतलब जो आपका अमाउंट इतना इतना का सामान वगैरह लगेगा, तो लास्ट में आपने खर्चा बताया कि ये 4 लाख का है, ये 4 लाख का है, और नोटिफाइड रेट जो है ना वो बोला था क्या कि आपको इस काम के लिए आपको 5 लाख मिलेगा। अब तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप। तो इस केस में क्या होगा ना कि जो भी टेंडर लिए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो उनका गवर्नमेंटल है, जो ऑफिशियल वर्कर है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये जो बाद बाकी का 1 लाख रुपए बच जाता है, ये 1 लाख रुपए आपको एडमिनिस्ट्रेशन को लौटाना पड़ेगा, सरकार को फिर से वापस आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करें रेट ऑफ कॉस्ट की, तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सब हेड। मीन्स ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सब हेड। सब हेड में आपको बताया था, जैसे आपने कॉलेज बनाया, कॉलेज में जो है आपको अर्थ वर्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो वो सारा चीज क्या था? सब हेड था आपका। तो ये क्या है ना कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी कॉस्ट है आपका उसको देखते हुए, जो आपका सब हेड में जो वर्क हुआ है उसको देखते हुए कितना आप कॉस्ट लगा रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ कॉस्ट।
तो उसको अगर जब मैथमेटिकली बताएं, रेट ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू अप टू डेट फाइनल चार्जेज ऑन सब हेड। मतलब अगर जो एक्सकेवेशन के लिए 5 लाख लगा, 5 लाख के लिए लगा, और आपने मतलब जो यहाँ पे अप टू डेट प्रोग्रेस जो है, मान लो आपने 16 मीटर क्यूब आपने एक्सकेवेशन किया, तो उस केस में आपको ऐसे आप यहाँ से रेट ऑफ कॉस्ट आप बता सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब के लिए आपको कितना लाख लग रहा है। तो ये था हमारा जनरल टर्म्स जो यूज होता है। अब हम लोगों को अगले लेक्चर में प्लिंथ एरिया वगैरह है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक लेक्चर, मुझे नहीं लग रहा है कि एक लेक्चर से ज़्यादा लगेंगे, एक लेक्चर और लगेगा मुझे जनरल टर्म्स जो होता है उसको बताने में। उसके बाद हम लोग जो है आगे का जो मेजरमेंट है, कैसे हम लोग एक्सकेवेशन को मीटर क्यूब ही क्यों यहाँ लिखे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। और जनरल जो टर्म जितने भी मतलब आपको जो है कितना यूनिट लेना है, क्या मेजरमेंट है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।